हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम राइट द वेरियस मेथड अमेंडिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का जो संविधान है जिसमें आर्टिकल 368 जो है इसमें कुछ प्रोविज़न बताए गए हैं अमेंडमेंट के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें अमेंडमेंट करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो इसका जो एक प्रोसीजर है, इसके जो कुछ तरीके हैं, ये आर्टिकल 368 में बताए गए हैं और यही आज के इस वीडियो में हमें देखना है, समझना है। ओके, तो ये तो हम यहाँ इसे एक्सप्लेन करेंगे ही, बट उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी ना भूलें। ये जो आर्टिकल है दोस्तों, ये आईएमपी है, ये क्वेश्चन भी आईएमपी है। 15 मार्क के लिए ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसके ऊपर के कुछ जो सिनॉप्सिस बनेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, जिसमें इंट्रोडक्शंस आपको लिखना है, फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट लिखना है, इसके बाद है 3 वेज ऑफ अमेंडमेंट। ओके, वेज यहाँ पे शब्द है, ये जो यहाँ पे मिस हो गया है वो आप यहाँ पे लिखना। और उसके बाद है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट यानी अमेंडमेंट करने की जो मेथड है वो मेथड भी हमें यहाँ पे देखना है। और एकदम लास्ट में हमें क्या करना है, कुछ केस लॉस भी यहाँ पे देखना है। तो वीडियो दोस्तों ये लेंथी होगा क्योंकि टोटल 7 पेजेस है, बट मैं इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। जो आईएमपी है वही समझाने की कोशिश करूँगा। आपने क्या करना है, ये जो स्क्रीन पे आ रहा है उसको स्क्रीनशॉट करके लेना और उसको रीड करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार इस वीडियो को रिपीट भी देख सकते हैं, कितने भी बार देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको बार बार सिखाऊंगा, मैं तो एक ही बार सिखाऊंगा आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन में आपने कुछ ऐसा लिखना है जिसमें आपको ये बताना है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारा देश का जो संविधान है ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद आप ये बताना कि इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम रूल ऑफ लॉ। हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी भी देश का, फिर वो इंडिया का हो, जापान का हो, अमेरिका का हो, किसी भी देश का हो दो, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ का क्या होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट उसको कहा जाता है। ओके, ये आप इंट्रोडक्शन में मेंशन करना। इसके बाद आर्टिकल 368 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कुछ वेज बताता है, दो तरीके बताता है, दो प्रोसीजर बताता है। एक होता है रिजिड प्रोसीजर और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल प्रोसीजर। रिजिड में क्या होता है दोस्तों, रिजिड में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो वो जो प्रोसीजर होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। और वहीं वाइस वर्सा अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल में क्या होती है, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूएसए जो है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो है ये पूरी तरह से रिजिड है, ये पूरी तरह से रिजिड है। वही यूके यानी इंग्लैंड की हम बात करते हैं तो इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से कैसा है, फ्लेक्सिबल है। ओके, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन फॉर्म में है। ओके, बट जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोथ फॉर्मेट में है, यानी रिजिड भी आपको देखने को मिलेगा और फ्लेक्सिबल भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में लिखना है। आप इसमें से कुछ अल्टर भी कर सकते हैं, आप इसमें से कम भी कर सकते हैं, ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है आप। ओके, सेकंड जो पॉइंट है वो आपको लिखना है मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट की मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, अमेंडमेंट इज़ एन एडिशन। अमेंडमेंट बोले तो क्या, एडिशन है, और बोले तो किम्मा अल्टरेशन मेड टू अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऐसा एडिशन और अल्टरेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है उसको क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। ओके, अब ये जो होता है अमेंडमेंट, ये एक रिजोल्यूशन के तहत, एक लेजिस्लेटिव बिल के तहत ही इसको किया जाता है। ओके, बट इसके कुछ मेथड्स है, वही मेथड हमको आर्टिकल 368 में देखना है। ओके, अब इसके बाद आपको देखना है 3 वेज ऑफ अमेंडमेंट। ये जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा, 3 वेज ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट करने के 3 जो मेथड है, 3 जो प्रोसीजर है, ये यहाँ पे आपको बताए गए हैं। जिसमें पहला जो है सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होना, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट करना, और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशंस बाय स्टेट। यानी आपको क्या करना है, सिंपल मेजोरिटी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी लेना है और रेटिफिकेशन करना है, यानी स्टेट जो होते हैं स्टेट की भी मान्यता लेना है। जैसे हमारे पास पता है कि हमारे पास टोटल 28 स्टेट है, 28 स्टेट में से हमको कम से कम 15 स्टेट
कम से कम 15 स्टेट की क्या करना होगा, हमें रेटिफिकेशन लेना है, उनकी भी अनुमति लेना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस में, कुछ आर्टिकल में बदलाव करना है। तो सबसे पहला जो मेथड है, सबसे जो पहली जो मेथड है वो है सिंपल मेजोरिटी वाला। अब सिंपल मेजोरिटी का जो अमेंडमेंट होता है ये भी किस में बताया गया है, ये भी आर्टिकल 368 में ही बताया गया है। इसमें ये बोला गया है कि आर्टिकल दैट कैन बी अमेंड बाय अ पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी एंड दैट रिक्वायर फॉर पासिंग ऑफ एनी ऑर्डिनरी लॉ, यानी जो एक सामान्य विधेयक जो होता है, सामान्य जो कानून होता है, उस अंदाज में ही इसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे आर्टिकल नंबर 5 है, या आर्टिकल नंबर 3 है, या आर्टिकल नंबर 4 है, इसमें अगर हमको अमेंडमेंट करना है तो वो अमेंडमेंट कैसा होगा, सिंपल मेजोरिटी से होगा। अब सिंपल मेजोरिटी को क्या बोलेंगे हम आसानी से, अगर पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे जैसा कि 545 मेंबर है लोकसभा के, 545 और 250 है राज्यसभा के, तो इनके जो आधे हैं, इनके 50% जो होते हैं, 50% जो कैंडिडेट है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, कैंडिडेट नहीं बोल सकते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 50% से एक मेंबर ज़्यादा भी अगर फेवर में मत करता है, फेवर में वोटिंग करता है, तो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ऐसा क्या करना पड़ेगा, बोथ हाउसेस की, ओके, बोथ हाउसेस की, यानी लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी आपको क्या करना पड़ेगी, सिंपल मेजोरिटी लेना पड़ेगी, और सिंपल मेजोरिटी से पास करके वो प्रेसिडेंट के पास हमें भेजना पड़ेगा, और फिर प्रेसिडेंट उसके ऊपर क्या करेंगे, उनके साइन करेंगे, और उनके साइन होने के बाद वो आर्टिकल में क्या हो जाएंगे, तब्दीली हो जाएंगी, उसमें बदलाव हो जाएगा, उसमें अमेंड हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी में ये बताया गया कि ये भी आर्टिकल 368 में ही बताया गया है। इसमें ये बोला गया है कि यहाँ पे यानी हमारे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल में हमें बदलाव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जितने टोटल मेंबर्स हैं हमारे पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के, वो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस को क्या करना पड़ेगा, मेजोरिटी से, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई 545 है लोकसभा में और 250 है राज्यसभा में, तो इनके जो है 2/3 मेंबर ने क्या करना पड़ेगा, वो रिजोल्यूशंस जो है वो रिजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। जैसे कि 545 का 2/3 निकाले बाद कितना होता वो देखना पड़ेगा, 250 का 2/3 निकाल के कितना होता वो देखना पड़ेगा, और उन्होंने अगर वो बिल को पास किया, वो अमेंडमेंट लॉ को पास किया, जो अमेंडमेंट करने का जो विधेयक होगा, जिसको हम बिल बोलते हैं, मराठी में विधेयक बोलते हैं, इंग्लिश में बिल बोलते हैं, तो वो बिल को जब पास किया जाएगा तभी राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। ये होता है सिंपल से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। और जो 3 नंबर का जो मेजोरिटी का फॉर्म है, अमेंडमेंट करने का जो फॉर्म है, उसमें ये बताया गया है कि भाई स्पेशल मेजोरिटी तो होना चाहिए, यानी ऊपर जो बताई गई वाली थी 2/3 ये तो होना, और साथ ही साथ रेटिफिकेशन बाय स्टेट, यानी जितने 28 स्टेट हमारे पास स्टेट है उससे उसके आधे करना है, उसके 50% मीन्स 14 स्टेट प्लस 1, यानी एटलीस्ट कम से कम हमारे पास 15 स्टेट ने क्या करना चाहिए, उस आर्टिकल के लिए ठहराव में वोटिंग करना चाहिए। 15 स्टेट ने उस अमेंडमेंट बिल को क्या करना चाहिए, मंजूरी देना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आएंगे। फिर ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस है जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत लगती है, तो वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2/3 बोथ पार्लियामेंट के मेंबर की वोटिंग होना चाहिए हमारे पास, दोनों भी पार्लियामेंट के, यानी लोकसभा में भी 2/3 होना और राज्यसभा में भी 2/3 होना। उसके बाद वो स्टेट के पास आएगा, फिर स्टेट क्या करेंगे, जितने भी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी वहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, और भेजने के बाद वहाँ के जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर इसको पास करते हैं, तो ऐसे जितने भी पास होंगे, कितने हमको होना, 15 होना चाहिए कम से कम, तभी वो इसमें अमेंडमेंट होगा, तभी आर्टिकल 54 में अमेंडमेंट होगा, 55 में होगा, 245 में होना, 255 में, यानी इसमें अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो रेटिफिकेशन भी होना चाहिए और 2/3 अमेंडमेंट की एम ने मेजोरिटी की भी ज़रूरत होना चाहिए। इसके बाद ये बताया कि प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, यानी अमेंडमेंट करने की प्रोसीजर क्या है, तो इसमें ये बताया गया कि अ बिल इन ऑर्डर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इंट्रोड्यूस बाय एनी हाउसेस, यानी अगर एक बिल बनाया गया है
बिल किससे रिलेटेड है? अमेंडमेंट से रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो बिल है किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में, यानी कौन से पार्लियामेंट के हाउस है, एक है राज्यसभा और दूसरी है लोकसभा। तो एक तो राज्यसभा में पहले इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर लोकसभा में, किसमें भी कर सकते हैं, बट इंट्रोड्यूस करना मस्ट है। फिर इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या करेंगे, राज्यसभा जितनी मेजोरिटी हमने ऊपर बताई है, सिंपल होगा तो सिंपल तरीके से, अगर स्पेशल होगा तो स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करेंगे। फिर वो पास करने के बाद लोकसभा में जाएगा। फिर लोकसभा भी अगर सिंपल है तो सिंपल तरीके से, या स्पेशल प्रोविज़न है तो स्पेशल प्रोविज़न से उसको पास करेंगे। उसको पास करने के बाद अगर 2/3 और रेटिफिकेशन बाय स्टेट होगा तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं, असेंबलीज होती है, वहाँ पे भेजा जाएगा। अगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जी होते हैं उन्हें उसके ऊपर साइन करेंगे। ये यहाँ पे इसकी अमेंडमेंट की प्रोसीजर है। अब कुछ केस लॉज बने हैं इसमें है शंकरी प्रसाद वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1951। इस केस में क्या हो गया, इन द केस द वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जो पहला अमेंडमेंट किया गया था, तो उसके बारे में ये केस बना, जिसमें ये बताया गया कि स्पेशली द इंक्लूजन ऑफ आर्टिकल 31A एंड 31B वॉज चैलेंज अंडर द पिटिशन अंडर आर्टिकल 32। यानी आर्टिकल 32 जो है हमें पता है रीट पिटिशन के लिए होता है, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने के बाद। तो इसके तहत आर्टिकल 31A और 31B को चैलेंज किया गया और चैलेंज करने के बाद ये एकदम कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ये बोला कि रिजेक्टिंग द आर्ग्यूमेंट द कोर्ट हेल्ड दैट द पावर to amend the constitution including the fundamental right was contained in article 368 and that the word law in article 13(2) did not include an amendment of this constitution। यानी इसमें ये बताया गया कि भाई जो 368 में जो बताया गया है इसके तहत फंडामेंटल राइट में भी चेंजेस कर सकते हैं, और जिसका आर्टिकल 13(2) जो है इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है वो लॉ के बारे में बताता है, कायदा क्या है, और यहाँ पे जो है ये अमेंडमेंट बिल है। तो ऐसा यहाँ पे क्या किया गया, फ़र्क किया गया है यहाँ पे ऐसा। तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है, इसको आप थोड़े से और अच्छे से समझ लेना, या फिर यूट्यूब के अदर वीडियो से वो भी देख लेना। दूसरा जो केस है वो है सज्जन सिंह वेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें ये बताया गया कि भी जो शंकरी प्रसाद केस होने के बाद जो बताया गया कि इन द केस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 17th अमेंडमेंट, यानी 17वां जो अमेंडमेंट किया गया उसके बारे से यानी उसके रिलेटेड ये था। द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड द मेजोरिटी जजमेंट गिवन इन शंकरी प्रसाद केस एंड हेल्ड दैट द वर्ड्स अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अमेंडमेंट ऑफ ऑल द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई अमेंडमेंट करने के मायने ये नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो रहा या किसी एक प्रोविज़न में अमेंडमेंट हो रहा। तो इसमें ये बताया कि अमेंडमेंट बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न में क्या हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है। ये यहाँ पर सज्जन सिंह वेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान केस में बताया गया। इसके बाद जो बना केस वो है गोलकनाथ वेस्ट स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें ये बोला गया है कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंड एंड पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रीज द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। इसमें ये बोला गया है कि जो आर्टिकल हमारा जो संविधान का पार्ट 3 जो है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो फंडामेंटल राइट है, इसमें हम क्या नहीं कर सकते, इसमें हम अमेंड नहीं कर सकते हैं, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा इस केस में बताया गया है। और इसके अमेंड करके हमारे जो फंडामेंटल राइट है इसको एब्रिज नहीं कर सकते हैं, ये इस केस में बताया गया। इसके बाद है केशवानंद भारती वेस्ट स्टेट ऑफ केरला। ये एक वन ऑफ द फेमस केस है जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है इससे रिलेटेड बनी है, और इसको आप अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि इसमें ये बताया गया कि भाई कि ना बल्कि फंडामेंटल राइट बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जो बेसिक है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि सेक्युलर है। अब ये सेक्युलर जो शब्द है सेक्युलर, ये क्या हो गया सेक्युलर, ये भी आप बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आ गया। इसमें ये बताया गया इस केस में कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आर्टिकल 21A है, या फिर डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी हटा के हम हुकुमशाही नहीं ला सकते, लोकशाही हटा के हम हुकुमशाही नहीं ला सकते। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। अगर इसका अमेंडमेंट करने के लिए
अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कोई पार्लियामेंट में बिल आया और वो बिल पास भी हो गया, वो अमेंडमेंट पास भी हो गई, तो वो अमेंडमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करते हैं, क्वैश कर देंगे, उसको खारिज कर देंगे, उसको टोटली वॉइड कर देंगी। तो ऐसा यहाँ आपके इस केस में बताया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैंने इसको बहुत फास्ट लिया है क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाता है, फिर आप इसको देखते नहीं हैं। तो आई होप इसकी जो हम बोलेंगे इसका जो सार है वो आपके समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द अपलोड करके दे दूँ। थैंक यू।